बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 4 वर्क, एनर्जी एंड पावर के थर्ड लेक्चर के अंदर टॉपिक 4.3 कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को समझेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 75 और 76 पर मौजूद है और एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस। बच्चों, लास्ट टॉपिक हमने देखा था, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे तो हम कहते हैं ये वर्क डन है। बास कंडीशन के अंदर वर्क डन जो होता है बच्चों, वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के होते हुए एक बुक को जमीन से उठाता हूँ और टेबल पर रख देता हूँ। इस केस के अंदर मैंने फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, मतलब वर्क डन हुआ। लेकिन इस केस के अंदर बच्चों, वर्क डन हरगिज पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब मैंने किताब को बिल्कुल सीधा मूव करवाया या सर्कुलर पाथ पर मूव करवाया, इसके ऊपर वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर बच्चों वर्क डन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड करे, पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, ऐसी फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस का नाम देते हैं। When a force does work on a body, sometimes the work depend only the starting and ending points, not on the path taken. Such forces are called conservative forces. जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी हमने एग्जांपल ली वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी तरह बच्चों इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। ये सारी फोर्सेस जो हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। जब भी हम इसके अंदर वर्क डन करेंगे इन फोर्सेस के होते हुए, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे वर्क डन डिपेंड करेगा, पाथ के ऊपर वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट बच्चों, हम क्या करेंगे, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को एज ए कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव करेंगे। और उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। जमीन के इर्द गिर्द एक रीजन है जहां पर अर्थ हर चीज के ऊपर एक फोर्स लगाती है, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करती है। उस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं और वो जो फोर्स जमीन लगाती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। The space around the earth is a gravitational field. Whenever an object moves in this field, the gravitational force does work. If the object move downward, मतलब जमीन की तरफ जब वो आएगा ऑब्जेक्ट, in the direction of gravity, the work is positive, क्योंकि फोर्स यानी ग्रेविटी की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होगा। और अगर बेटा वो कोई ऑब्जेक्ट जमीन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रूव करना है कि वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। हम एक चीज कंसीडर करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को हमने मूव करवाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। अब यहाँ से ए से बी तक मूव करवाने के लिए हमारे पास तीन रास्ते हैं। हम ए से ऑब्जेक्ट को पहले डी पर लेकर आए और डी से बी पर लेकर जाएं, ये हो गया हमारे पास पाथ 1। इसी तरह बेटा हमारे पास पाथ 2 है कि हम ए से पहले सी पर लेकर जाएं और सी से फिर ऑब्जेक्ट को बी पर लेकर जाएं, और ये हो गया हमारे पास पाथ 2। और इसी तरह बेटा हमारे पास जो कर्व पाथ है, पाथ 3 जो है, वो हम ये कर्व पाथ कंसीडर करेंगे। अब हमने करना क्या है, हमने तीनों पाथ के ऊपर वर्क डन फाइंड आउट करना है और वर्क डन की वैल्यू देखनी है, क्या वर्क डन तीनों पाथ पर सेम आता है या नहीं। अगर वर्क डन सेम आएगा तब हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि हमने पहली स्लाइड में लिखा था कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम ये सारा मैथमेटिकल करेंगे। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूव वर्टिकल फ्रॉम पॉइंट A एट द ग्राउंड टू पॉइंट B एट हाइट h। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg, मतलब जो फोर्स ग्रेविटी लगाएगी उसको इक्वल होगी हमारे पास mg के इक्वल। और हम यहाँ पर केस 1 में पाथ कंसीडर कर रहे हैं ए से डी और डी से बी, मतलब हमने पहले ए से डी जाना है और फिर डी से बी की तरफ जाना है। फ्रॉम ए टू डी द डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल व्हाइल द फोर्स इज वर्टिकल, मतलब जब हम ए से डी जा रहे हैं बेटा तो डिस्प्लेसमेंट यूं आगे की तरफ है, और जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, मतलब फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो बेटा ए से डी की तरफ मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा।
जिसकी वजह से बेटा यहाँ पर जो वर्क डन आएगा बेटा वो हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है तो एफ डी के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा। वर्क डन अलॉन्ग AD इज इक्वल टू 0 बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। ये हमने लास्ट टॉपिक में देखा था जिसमें हमने 0 वर्क डन कहा था। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन 0 होगा। इसी तरह बेटा अब हमने कहाँ जाना है, D से B की तरफ जाना है। फ्रॉम D to B द बॉडी मूव अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। अब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा और ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी तो बेटा हमारे पास एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। वर्क डन DB हमने फाइंड आउट करना है FD cos थीटा। थीटा हमारे पास 180 डिग्री था और cos 180 हमारे पास इक्वल होता है -1 के। और यहाँ पर फोर्स जो थी हमारे पास mg के इक्वल थी, तो बेटा f की जगह पर हमने mg पुट कर दिया। d से b तक जो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया बेटा वो टोटल हाइट h है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने h लिख दिया। वर्क डन d से b आ गया हमारे पास -mgh के इक्वल। टोटल वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है पाथ 1 का। a से d का वर्क डन था 0 और D से B का वर्क डन था हमारे पास -mgh, तो टोटल ADB वर्क डन आ गया हमारे पास -mgh। पाथ 2 पे बेटा अगर आप गौर करें तो पहले हम A से कहाँ जा रहे हैं, C के ऊपर, और C से कहाँ जा रहे हैं, B के ऊपर। A से C जाते हुए बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन है, और अपोजिट इन डायरेक्शन में हमारे पास 180 डिग्री बनता है, और तो हमारे पास वर्क डन आएगा A से C का -mgh, जैसे हमारे पास यहाँ पर आया था -mgh। आप बार बार फार्मूला पुट किए बगैर भी डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं। और इसी तरह बेटा हमारे पास C से B जाते हुए डिस्प्लेसमेंट था बेटा इस डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो हमारे पास आ गया वर्क डन CB इज इक्वल टू 0। तो टोटल वर्क डन जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, पाथ 2 का वर्क डन आएगा हमारे पास mgh, मतलब केस 1 और केस 2, मतलब पाथ 1 और पाथ 2 का जो टोटल वर्क डन आया है वो हमारे पास सेम आया है। अब हम केस 3 की बात करेंगे, जो कि है हमारे पास एक कर्व पाथ, मतलब A से B जाते वक्त हम कर्व पाथ के ऊपर वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। और इस कर्व पाथ को सॉल्व करने के लिए हम स्मॉल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स बना लेंगे, क्योंकि हमने बेटा पाथ 1 और पार्ट 2 में देखा था कि अगर बेटा हॉरिजॉन्टल पाथ होगा तो हमारे पास वर्क डन 0 आएगा और वर्टिकल पाथ होगा तो वर्क डन mgh के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या किया, इस पूरे कर्व पाथ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेप्स बना लिए। Imagine the path divided into a small step, some horizontal और some vertical. Work done along horizontal part is equal to 0, क्योंकि बेटा हमारे पास horizontal parts के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है और cos 90 जो है वो 0 होता है, जिसकी वजह से कि x एक्सिस का जितना भी वर्क डन होगा वो हमारे पास 0 आएगा, जबकि वर्टिकल पार्ट का जो वर्क डन आएगा वो हमारे पास आएगा -mg, और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो इसने बॉडी ने ट्रेवल किया वो यहाँ पर इक्वल था डेल्टा वाई के। तो बेटा हम सारे वर्टिकल पार्ट्स को ऐड करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास टोटल वर्क डन A से B बनेगा -mg डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 एंड सो ऑन डेल्टा yn। अब ये सारे वर्टिकल पार्ट्स को अगर मैं ऐड करूं, मतलब ये वाले तमाम पार्ट्स को अगर मैं ऐड करूं तो बेटा ये हमारे पास टोटल h हाइट के इक्वल बनेगा, मतलब डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस ऑन डेल्टा yn की जगह पर h पुट कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया A से B का वर्क डन AB इज इक्वल टू -mgh, मतलब हमारे पास पाथ 3 से भी जो वर्क डन आया वो हमारे पास mgh के इक्वल आया। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो हम कहेंगे देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और इसी तरह बच्चों अगर हम टोटल पाथ मतलब क्लोज पाथ का वर्क डन लेंगे तो बेटा हमारे पास फर्ज करें हम A से B तक गए और B से इस पाथ को फॉलो करते हुए दोबारा A पर आ गए, तो बेटा यहाँ से जाते हुए जो वर्क डन है एक्स एक्सिस का इस पाथ का भी और इस पाथ का भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से ऊपर जाते वक्त हमने वर्क डन निकाला था -mgh, लेकिन जब हम C से दोबारा A पर आएंगे मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो जाएगी क्लोज पाथ के अंदर, तो बेटा यहाँ पर आएगा +mgh, तो +mgh -mgh से कैंसिल हो जाएगा और हम कहेंगे क्लोज पाथ का वर्क डन 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, MCQs में पूछी जाती है। Hence gravitational force is conservative force।
अब तक यहाँ पर हमने क्या किया, पहले कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन किया, उसकी एग्जाम्पल लिखी और उसकी एक एग्जाम्पल को बाय मैथमेटिकल प्रूफ किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने सेपरेटली तैयार करना है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? अगर वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है तो हम उसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देंगे। इसके लिए बड़ी फेमस एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में जितना ज्यादा पाथ एक्सटेंड करते जाएंगे, मतलब जितना ज्यादा रास्ता बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बढ़ती जाएगी। A force is non-conservative if work done depend on path between 2 points. The work done in a closed path is not equal to 0. For example, frictional force. When a body slide on a surface, friction act opposite in its motion. Work done by friction equal होता है हमारे पास frictional force multiply by distance move multiply by cos theta। अगर cos theta 180 के इक्वल होगा, क्योंकि बेटा हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोजिट होती है, तो हमेशा cos 180 डिग्री आएगा और cos 180 जो है -1 के इक्वल होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स से जो वर्क डन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये आपसे अलहदा से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इफ द पाथ इज लॉन्गर द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ग्रेटर। इफ द पाथ इज शॉर्टर द वर्क डन इज लेस। जो अभी हमने बात की थी, अगर रास्ता ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, अगर रास्ता छोटा होगा शॉर्ट होगा तो फ्रिक्शन कम होगी। दिस शो दैट द वर्क डिपेंड ऑन द पाथ, देयरफॉर फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।